हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब लोग? सब बढ़िया? चलो फिर निकालिए साइंस की टेक्स्ट बुक और हम कंटिन्यू करते हैं अपना प्रीवियस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। चलो निकालिए टेक्स्ट बुक सब लोग। सबको याद है ना प्रीवियस लेक्चर में हम क्या पढ़ रहे थे? नेचुरल रिसोर्सेज, एयर, वाटर एंड लैंड। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या था? मैंने आप लोगों को डेफिनेशन बताया था, सब्सटेंस विच वी गेट फ्रॉम नेचर आर नोन एज नेचुरल रिसोर्सेज। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि सारी की सारी चीज़ें ऑलमोस्ट नेचुरल रिसोर्सेज होती है। अब कुछ चीज़ें हम उसमें मॉडिफाई करके वो मैन मेड हो जाते हैं, जैसे कि ट्री नेचुरल रिसोर्स है, हम नेचुरल रिसोर्स है, पेन मैन मेड है, बट इसका जो रॉ मटेरियल है वो नेचुरल रिसोर्स है। आपका फोन ये भी मैन मेड है, बट इसका जो रॉ सोर्स है, जो रॉ मटेरियल है वो क्या है नेचुरल रिसोर्सेज। तो आप लोग समझ सकते हो ना कि ऑलमोस्ट सब चीज़ें नेचुरल रिसोर्सेज ही है, हाँ, बट उसमें मॉडिफिकेशन करने के बाद वो मैन मेड हो जाती हैं। तो बट एयर, वाटर एंड लैंड, ये तीनों तो प्योरली नेचुरल रिसोर्सेज है। क्या इसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं हम? नहीं। मतलब भले हम जमीन पर बिल्डिंग बना रहे हैं, बट जमीन तो है ना, लैंड क्या है? नेचुरल रिसोर्स है। भले हम पानी को प्योर कर रहे हैं, बट पानी कहाँ से आया? तो नेचुरल रिसोर्सेज है। पानी बारिश से आया, सी से आया, लेक से आया, जो भी आया ये क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज है। एयर, हम भले एयर में परफ्यूम मार के उसको सुगंधित कर दे, उसमें फ्रेग्रेंस बढ़ा दे, बट है तो वो नेचुरल रिसोर्स ही ना। मतलब जो एयर है वो तो नेचुरल रिसोर्स ही ना। तो ये तीनों चीज़ के बारे में हमें पढ़ना था। हमने प्रीवियस लेक्चर में एयर के बारे में अच्छा खासा पढ़ लिया था, अगर आप लोगों को याद हो तो। याद है ना, मैंने आप लोगों को होमवर्क भी दिया था कि जस्ट आफ्टर दिस लेक्चर यू हैव टू गो थ्रू विद दिस पॉइंट्स। तो आप लोग पढ़े कि नहीं पढ़े? आई होप सबने पढ़ा होगा, ठीक है। तो भी एक बार मैं शॉर्ट में एकदम रिवीजन करा देता हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं। ये डायग्राम तो लोग अच्छे से याद ही होगा, नेचुरल आर्टिफिशियल की हमने इस बात की थी सब, और कौन सी चीज़ें कहाँ पे होती है। फिर हमने आए थे नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, वो कर लिया हमने। फिर जब हम स्टार्ट करने वाले थे, सबसे पहले क्या? एयर, ठीक है। तो एयर में हमने क्या क्या पढ़ा था? इसका क्लासिफिकेशन, या फिर क्वांटिटी वाइज कौन सा एयर कितना है, क्वांटिटी वाइज कौन सा एयर कितना है। तो देखो नाइट्रोजन कितना था? 78%, सबसे ज़्यादा यही था। उसके बाद क्या था? ऑक्सीजन कितना? 21%। कितना हो गया था? 99%। बचा कितना था अपना? 1%। तो 1% में सारे गैस आते थे, वो भी 1% में अपना 0.9% तो आर्गन था। फिर बचा कितना? 0.1%। अब वो 0.1% में बाकी सारे गैस, तो बाकी सारे में भी क्या? 0.03 तो अपना कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। अब कितना बचा? 0.07। इसमें जाकर बाकी सारे गैस आते हैं, मतलब उसमें एक ऑक्सीजन हो गया जिसको हम इनहेल करते हैं। तो सोचो कितना सारा गैस, मतलब कितना एयर है, उसमें से हमें कौन सा जो यूज करना है वो कितना कम क्वांटिटी में है। देखो ये रेशियो मेंटेन होना भी जरूरी है, बट बस आप लोगों को मैं सोचने के लिए बता रहा था कि मतलब बाकी जो गैसेस हैं वो सब कितनी कम है। देखो नाइट्रोजन प्लांट के लिए हो गया, ठीक है, 70%। ऑक्सीजन हमारे लिए हो गया, ठीक है, 21%, ठीक है। इसका अगर कहीं रेशियो बिगड़ा, तो प्लांट को जो मिनरल्स है उसमें कमी हो जाएगी। अगर ऑक्सीजन का लेवल कम हुआ तो हमें ऑक्सीजन लेने में कमी आ जाएगी, समझ रहे हो? तो इसके लिए इसका मेंटेन होना भी। अगर गलती से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा, तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट ना ग्लेशियर पर आ जाएगा, मतलब जो बर्फ है वो पिघल लेगी, समझ रहे हो? तो काफ़ी कुछ, मतलब ये गैस का होना इस लेवल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन 21% चाहिए हमें, नाइट्रोजन 78% चाहिए ही एयर में, ठीक है। फिर बाकी का हमने कुछ गैसेस का हमने यूजेस पढ़ा था हमने, ठीक है। अब इसके बाद फिर हमने डायग्राम देखा था और एयर पॉल्यूशन की बात की थी। पॉल्यूशन क्या होता है एक्चुअली मालूम है ना? कंटामिनेशन ऑफ दैट थिंग इज नोन एज पॉल्यूशन। अगर एयर में कंटामिनेशन है तो एयर पॉल्यूशन, वाटर में कंटामिनेशन है तो मतलब वाटर पॉल्यूशन, सॉइल में कंटामिनेशन है तो सॉइल पॉल्यूशन। तो इसको हम मतलब पॉल्यूशन समझते हो। अब देखो इसका मेन रीजन क्या है? फैक्ट्री के चिमनी से इतना धुआं निकल रहा है, व्हीकल में से इतना धुआं निकल रहा है, आग जलने की जितना धुआं आ रहा है, सब क्या कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा रहा है। पता नहीं शायद कोई कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकाल रहा होगा, तो कितना सब हार्मफुल है। फिलहाल तो ऑक्सीजन सफिशिएंट है यहाँ पे, तो इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड ही होगा। बट अब जंगल में इतनी घोर आग लगी है तो क्या पता कार्बन मोनोऑक्साइड तो नहीं आ गया, ठीक है। और कुछ ही हार्मफुल सब्सटेंस था जो फ्यूल की कंबशन की वजह से निकलता है। तो क्या क्या देखो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मतलब NO2,
कार्बन डाइऑक्साइड मतलब क्या, CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सूट। ठीक है, इस तरह से मतलब कुछ गैसेस के यहाँ पे नाम दिए हुए। फिर हमने बात की थी एक ओजोन लेयर की, तो मैंने आप लोगों को ओजोन लेयर का मैंने इंपॉर्टेंस बताया था कि ओजोन लेयर क्या करता है, जो सन से जो हार्मफुल यूवी रे आता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और हमारे तक उसको नहीं पहुँच देता है। अगर हम तक हार्मफुल यूवी रे आएगा तो स्किन कैंसर हो सकता है, हमारा सेल का म्यूटेशन हो सकता है, जिससे डेथ भी हो सकती है। तो इसके लिए ओजोन लेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ओजोन लेयर का जो फॉर्मूला था वो था O3। तो इस तरह से फिर हाँ, ओजोन प्रोटेक्शन डे भी सेलिब्रेट किया जाता है 16 सितंबर। ये सेलिब्रेट इसलिए किया था कि ताकि हमें याद रहे कि हाँ ओजोन गैस है, ओजोन लेयर है जिसे हमें प्रोटेक्ट करना है ताकि हम सेफ रह सके। तो ओजोन को बचा के हम उसको नहीं बचा रहे, हम ओजोन को बचा के हम खुद को बचा रहे हैं। फिर इसके बाद आता है वाटर। तो वाटर हमने लास्ट लेक्चर स्टार्ट नहीं किया था, अब आते हैं वाटर। मतलब थोड़ा बहुत डिटेल तो पढ़ा था हमने, बट अब थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो वाटर क्या होता है पता ही आप लोगों को, वाटर इज लाइफ, सिंपल है, जल ही जीवन है। ठीक है, तो वाटर के बारे में मतलब इससे कुछ बोलने की जरूरत है क्या मुझे अभी, आप ही बताइए। वाटर इज लाइफ, बस यही बात खत्म हो जाता है। मतलब पानी नहीं तो हम नहीं, मतलब हमें रहना तो पानी का होना जरूरी है। हाँ, पर कैसा पानी, क्या सी वाटर हमारे लिए अच्छा है? नहीं, सी वाटर हमारे लिए कुछ काम का ही नहीं है। सी वाटर भाई तू कितना भी रहे मेरे किसी काम का नहीं है। ओशन में कितना ही पानी रहे मेरे किस काम का है, उसको ना तो पी सकता हूँ और पीऊँगा तो प्यास नहीं बुझने वाला है मेरा, उल्टा मेरे बॉडी में पूरा वो सॉल्ट का लेवल बढ़ जाएगा तो प्यास और बढ़ जाएगा। मतलब मेरे बॉडी का स्वेटिंग बढ़ जाएगा, या मुझे पानी की और कमी पड़ेगी, मुझे पानी और लगेगा। समझ पा रहे हो? तो ये मतलब वो तो पीकर मतलब ही नहीं है फिर, मतलब सॉल्टी वाटर। क्या वो पानी कपड़ा धोने के लिए अच्छा है? नहीं, उसके लिए भी वो सब पानी कुछ काम के नहीं रहते। मतलब वो पानी ऑलमोस्ट देखा है किसी काम का ही नहीं रहता है। वो पानी का साफ सफाई भी नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो अब पानी हमारे लिए है कितना एक्चुअली अगर देखा जाए तो पानी काफ़ी ज़्यादा कम है। तो यहाँ पे एक रेशियो दिया हुआ है सी एंड, ये देखो ये समझो पानी है ये, उसमें सी एंड ओशियन में कितना पानी है। देखो वाटर पीने के लिए कितना अवेलेबल है और आइस और ग्राउंड वाटर है वो फॉर्म में कितना पानी है। तो आप लोग देखो यहाँ पे एक रेशियो देख लो, अभी 97% सी और ओशियन में है। ठीक है, 97%, मतलब ये हो गया अपना 97%। ठीक है, ये 97% हो गया। अभी क्या दिया हुआ है यहाँ पे 2.7% क्या रहेगा, ये ग्राउंड वाटर। ये जो ग्राउंड वाटर है ये कितना है 2.7%। तो वाटर अवेलेबल ड्रिंकिंग कितना हुआ अपने पास, सिर्फ और सिर्फ 0.3%। 0.3%, इसको प्लस करो 100 से माइनस करो तो ये कितना होगा 99.7। तो बचा कितना हो गया फिर ये 0.3%। देखो 99.7 बचा कितना 100 में से निकालोगे तो 0.3% इज अवेलेबल ओनली फॉर ड्रिंकिंग, या फिर ओनली 0.3% इज अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग। अब आप इमेजिन कर लो कितना 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 कम पानी है हमारे पास पीने के लिए। समझ पा रहे हो? मतलब अर्थ पर लैंड कम वाटर ज़्यादा है बट फायदा नहीं, क्योंकि वो तो सॉल्टी वाटर है, वो तो सी वाटर है, वो तो ओशियन वाटर है, तो हमारे किसी काम का नहीं वो। ठीक है, देखो वी कैन नॉट यूज ऑल द वाटर ऑन अर्थ बिकॉज सी वाटर इज सॉल्टी, सम वाटर इज इन द फ्रोजन स्टेट, a very small quantity of water is available for drinking, yet it is enough for all living thing। फिर भी उतना तो इनफ है, लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब पानी तो बहुत है हमारे लिए, पीने के लिए कम है, पर हाँ फिलहाल उतना सफिशिएंट है, बट उससे कम तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक्टिविटी दी थी कि लगभग एक आदमी या एक पर्सन कितना पानी यूज़ करता है। तो ये एक्टिविटी आप लोग परफॉर्म करना है। जैसे समझो बाथिंग के लिए कोई 1 बकेट नहाता है, कोई 2 बकेट नहाता है, तो ऑलमोस्ट लोग 25 लीटर आप नहाते हो। आप अपना लिखोगे। ब्रशिंग टीथ, तो कोई टैप को खोलता है, ब्रश करते रहेगा, टैप खुला रहेगा, टैप खुला है, ब्रश किया जा रहा है, कितना पानी वेस्ट कर रहा है। कोई क्या करता है, जब पानी लगेगा तो ही खोलेगा। ठीक है, टैप खोलेगा और जब मुँह धोएगा वापस टैप बंद कर देगा। ठीक है, और कोई क्या कर रहा है, वही टैप खोला हुआ है, ये टैप खुला हुआ है और ब्रश किए जा रहे हैं। सोच लो आप कितना पानी वेस्ट होगा, और पानी मुंह तो नहीं धो रहा है, बस वेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो आप कितना यूज़ करते हो लिख लेना है यहाँ पे। तो जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है तो 500 ml से 1 लीटर में आप ब्रश और फेस को धो ही सकते हो। ठीक है, मॉर्निंग उठने के बाद 1 लीटर में तो
हाँ वो अलग बात है, कोई छाप 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 पूरा पानी मारते हैं तो वो अलग बात है, पर 1 लीटर में तो हो जाता है ऑलमोस्ट, ये मेरा अंदाजा है, सबका अलग अलग होता है, ठीक है, कोई 2 लीटर में होता रहेगा, वो ज़्यादा नहीं है, बट एटलीस्ट पानी वेस्ट नहीं करने का कि टैप खुला रहे और पानी बहता रहे, वो नहीं करना चाहिए। फिर वॉशिंग क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स, वॉशिंग क्लोथ्स अब ये तो कंपलसरी है, मतलब कपड़ा धोना ही पड़ेगा, तो कितना पानी चाहिए वो भी, अभी कोई भिगोना है फिर धोना है फिर उसको साफ पानी से धो के सुखाना है, तो मतलब कितना 2 से 3 बार हमें बकेट पानी लेना पड़ता है, ठीक है। वॉशिंग मशीन में भी पानी लगता है, अभी लगा रहे तो उसमें 2-3 पानी आ ही जाता है, तो कितना पानी लग रहा है वो डिपेंड करता है अभी। तो मोपिंग द फ्लोर, फर्श साफ करने के लिए अब हम पोछा किस तरह से मार रहे हैं, पानी एकदम गिरा गिरा के पोछा मार धो रहे हैं उसको कि पोछा मार रहे हैं, अब वो भी डिपेंड करता है। अगर अभी हम लोग देखेंगे तो कोई कोई क्या करता है, पानी गिरा देता है फिर झाड़ू लेके सट करता है फिर साफ करता है, क्योंकि पोछा लेके सिर्फ पोछता है अभी। तो हम मैं ये तो नहीं कहता कि हमें सफाई नहीं करनी है, सफाई तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन पानी सेव करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कितना सेव करना सोचो, सफाई करो, पर कितने पानी में करना है वो भी तो सोच के करो। उसके बाद ड्रिंकिंग, ये अभी नॉर्मल अगर हम कुछ नहीं कर रहे, समझो घर पे बैठे आराम से एसी मतलब नॉर्मल कंडीशन एसी भी चालू समझो, तो भी हमें एटलीस्ट 2 लीटर तो पानी पीना ही चाहिए, और जो एवरेज होता है 3-4 लीटर का होता है एक्चुअली, तो अगर हम 3-4 लीटर पानी नहीं पी रहे तो कम है, तो 3-4 लीटर पानी लग जाता है एक जन को, तो अब अपना कितना पीते हो वो लिखना है आपको। और कुकिंग, आपके लिए खाना बनाने को कितना पानी लगता है, तो कुकिंग तो फिलहाल घर में सबका साथ में होता है, तो ठीक है, यहाँ पे काम करो आप लोग पूरे फैमिली मेम्बर का कैलकुलेट करो कि आपके घर में कितना पानी लगता है, ठीक है। और यहाँ पे फिर देखो टोटल यूज़ कितना है, अगर आप लोग 5 जन हो, देखो 500 लीटर में होता है क्या, 1000 लीटर में होता है क्या, किसी का 2000 में, किसी का 5000 में होगा, वो डिपेंड करता है एक एक का इंडिविजुअल का यूज़ कितना है और उनका घर कितना बड़ा है, इस तरह से सब डिपेंड करता है। तो आप लोग कीजिए ये वाला एक्टिविटी, अच्छा है, मतलब आपको पता चले ना कि हम 0.3% अवेलेबल है, हम उसमें से हम कितना यूज़ करते हैं, तो आपको पता चले सब चीज़ें। देखो वाटर जो है ना वो भी 3 स्टेट में है, सॉलिड लिक्विड गैस, मतलब अर्थ में जो वाटर है 3 स्टेट में अवेलेबल है। तो सॉलिड में किधर है, अगर बर्फ पता रहेगा आप लोगों को, जैसे समझ लो कश्मीर ले लो, या फिर जहाँ ऐसा कोई भी जगह जहाँ पे स्नोफॉल होता रहेगा, मतलब वहाँ पे क्या है फ्रोजन स्टेट में है, ठीक है, वाटर। फिर अगर जब लिक्विड की बात करें तो लिक्विड दिखता ही हमें, गैस में भी है, वाटर वेपर में। तो जो वाटर है वो नेचुरल रिसोर्स जो है हमारा वो 3 फॉर्म में अवेलेबल है, मतलब 3 स्टेट में अवेलेबल है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, इस तरह से वो 3 स्टेट में अवेलेबल है। चलो फिर ये हो गया अभी अपना, अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को याद होगा अभी हमने यही देखा था एयर पॉल्यूशन, अब ज़रा वाटर पॉल्यूशन भी तो देख लो किस तरह से वाटर पॉल्यूशन किया जा रहा है। हाँ देखो ये सब आप लोगों को ना इसलिए पढ़ाया जाता है, इसे सिखाया जाता है कि आप लोग सोसाइटी को अच्छे डायरेक्शन में लेकर जाओ, ये काम खुद ना करे और लोगों को करने से समझाए भी कि काम नहीं करना चाहिए। तो झगड़ा कभी नहीं करना है, कोई अभी नदी किनारे बर्तन धो रहा है उसे झगड़ा नहीं करने का है, ए तू पानी क्यों गंदा कर रही है, ए तू पानी क्यों गंदा कर रहा है, नदी गंदा हो रहा है, झगड़ा नहीं करना है हमें, बट हमें इंपॉर्टेंट समझाना चाहिए लोगों को कि देखिए पानी वहाँ लेकर गंदा मत कीजिए, पूरा नदी गंदा हो जा रहा है, अब पानी वहाँ से निकाल कर यहाँ बैठ कर धोइए, समझ रहे हो चीज़, पानी वहाँ से लेकर यहाँ पे धोना, वो पानी वापस उसमें मत डालो, मिट्टी में डालो, कि ताकि क्या होगा वहाँ का जो पानी रहेगा फिर वो नदी में एब्जॉर्ब हो जाएगा, जो डस्ट रहेगा वो मिट्टी में ही रुक जाएगा, समझ रहे हो। अब क्या करते हैं यहाँ पे जूठा बर्तन धो रहे तो क्या जूठे बर्तन में साबुन जो रहेगा, समझो साबुन, निरमा साबुन, या कोई भी हमने जो वॉशिंग यूटेंसिल के लिए हमें जो पाउडर लिया जो भी रहेगा, कोई लिक्विड रहेगा, विम बार रहेगा, समझ लो जो भी रहेगा, तो क्या उसका वो लग जाएगा उसमें, प्लस जो हमारा फूड था जो जूठा था मतलब बर्तन वो भी लग गया, फिर हम उसको पानी में धो दिए, तो पूरा वो कहाँ पानी में पूरा मिक्स हो जाएगा, पूरा पानी गंदा गंदा हो जाएगा, मतलब ठीक है, पूरा पानी गंदा गंदा हो जाएगा, तो वो नहीं होना चाहिए। तो तुम समझाओ देखो ऐसा होता है, तो समझाना आसान नहीं है काम, लेकिन फिर भी अब कोई ना कोई लोगों को समझाना पड़ेगा। ये हम किसी ठीक है बाहर लोगों नहीं समझा सकते, अपने घर वालों को, अपने घर वालों मतलब अपने गाँव वालों को, हमारे रिलेटिव में उनको समझा सकते, इसके लिए सब चीज़ें आपको पढ़ाई जाती है, इसके लिए सब चीज़ें आपको पढ़ाई जाती है, ठीक है, ये चीज़ समझ के रखो किस लिए पढ़ते हैं हम लोग। तो देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ी डायग्राम दिखते हैं अपन, देखो अभी तो सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या चल रहा है, यहाँ पे कंपनी है, फैक्ट्री है, समझो फैक्ट्री का देखो पाइप कहाँ पे लगा हुआ, देखो फैक्ट्री से गंदा पानी कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लगाया हुआ डैम, ये देखो यहाँ पे डैम है, ये डैम है अपना, ठीक है, डैम से पानी आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आते ही क्या हुआ यहाँ पे, ये गंदा पानी फैक्ट्री का इसमें आ गया, ठीक है। अब आगे देखते चलो, आगे क्या देखा गया, ये यहाँ पे छोटी सी फैक्ट्री है कुछ, तो यहाँ पे नाला जो भी है घर रहेगा, यहाँ से पानी यहीं पे आ रहा है, ठीक है। अब और देखो यहाँ पे
अब देखो यहाँ पे ये जो है, देखो यहाँ से पानी खेत में जा रहा है, मतलब यहाँ का जो पानी, गंदा पानी, जो फैक्ट्री का जो गंदा पानी है वो भी खेत में जा रहा है। समझ लो कितना हार्मफुल हो रहा है ये। वहाँ का जो केमिकल जो पानी में डिजोल्व हुआ रहेगा, वहाँ का जो वेस्ट प्रोडक्ट पानी में जो रहा होगा वो भी जा रहा है। देखो कंपनी से निकल के आ रहा है, मतलब पानी अच्छा तो नहीं होगा, पानी तो गंदा ही होगा, पर वो पानी हम यहाँ पे इंजन के थ्रू, यहाँ से मोटर के थ्रू हम खेत में भी डाल रहे हैं। समझिए कितना गंदा पानी हो गया होगा। फिर इसके बाद देखो यही पानी यहाँ पे गाड़ी धो रहे लोग, क्या है इनका, ये कोई ट्रॉली है इनका, ये उसको धो रहे, मतलब इसमें कितने सारे डस्ट होंगे, सोचो इसमें कितने सारे डस्ट होंगे, तो वो सब भी पानी में मिक्स हो रहा है। ठीक है, अब ये लोग यहाँ पे कपड़ा धो रहे, बर्तन धो रहे, तो ये सब पानी भी यहीं पे मिक्स हो रहा है। अब यहाँ पे लोग बेचारे नहा रहे, तो नहा रहे वो लोग, मतलब वो लोग खुद को साफ कर रहे हैं, बट गंदगी गंदगी गंदगी, डस्ट डस्ट, पॉल्यूशन पॉल्यूशन, तो ये लोग नहा रहे कि गंदे हो रहे हैं, ऐसा तो ये लोग गंदे हो रहे हैं। तो समझिए अभी क्या हो रहा है। और चलो ठीक है, गंदे है तो ठीक है, ये लोग नहा रहे, मतलब क्या इनके बॉडी का भी तो डस्ट उसमें जा रहा है। मैं ठीक है, इसको मना तो नहीं कर रहा मैं इसमें कुछ भी कि कुछ भी गलत है सही है, सब गवर्नमेंट के एक्शन में ही हो रहा होगा, बट हम जितना चीज़ें हम रोक सके पॉल्यूशन को, वो चीज़ें हमें रोकनी चाहिए, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। तो इसके सब चीज़ें आपको पढ़ाई जाती है। तो आई होप आप लोग अभी वाटर का इंपॉर्टेंस भी समझ चुके रहोगे कि वाटर का इंपॉर्टेंस क्या है। अभी देखो इसी पानी में ना समझो फिशेस वगैरह होंगी, मछली होंगी, मछली के लिए कितना हार्मफुल होगा, बस एक इमेजिन कर लो आप लोग। तो हमें पानी जितना हो सके उतना पॉल्यूट होने से रोकना चाहिए। हम 100% अभी रोकना आसान नहीं है आज के एरा में, बट जितना पॉसिबल हो उतना रोकना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या आ गया, लैंड। तो लैंड का मतलब जमीन। अब जमीन के बारे में क्या जानते हैं हम लोग, जमीन नहीं होता क्या हम होते, फिशेस। चलो मैं बताया आप लोगों को, फिश का एग्जांपल दिया था मैंने कि फिशेस जो है ठीक है पानी में, उसके भी लैंड रिक्वायर्ड है, बट हमारे लिए सोचो हम लोग डायरेक्टली लैंड पे रहते हैं, अगर लैंड नहीं होता तो क्या हम हवा में उड़ते, पानी में स्विम करते, नहीं, पॉसिबल ही नहीं हमारे लिए। तो समझो लैंड भी कितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब मैंने बताया था लोगों, एयर, वाटर, लैंड, तीनों बताया था मैंने कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब एयर का समझ गए हम लोग, लैंड का वाटर का समझ गए, अब हम लोग आए हैं लैंड के ऊपर। तो लैंड क्या, देखो लैंड अभी कैसा दिखता है हमें, तो कहीं माउंटेन है वो भी लैंड है, कहीं जंगल है वो भी लैंड है, कहीं पर पत्थर जैसा वो भी लैंड है, कहीं पर डेजर्ट है तो वो भी लैंड है। समझ पा रहे हो, जहाँ पानी है उसके अंदर भी लैंड है, उसके नीचे लैंड होगा। ठीक है, वो हम इसको यूज़ नहीं करते अलग बात है, पर बाकी चीज़ों लैंड हमें दिख रही है। ठीक है, इतने लैंड तो हमें दिखते हैं। तो लैंड पर हमें क्या दिखता है बेसिकली, देखना जाएंगे तो अगर हम लोग, ठीक है पेड़ पौधे छोड़ दो, मैं नॉन लिविंग की बात कर रहा हूँ, तो स्टोन्स दिखते होंगे, सॉइल दिखते होंगे। तो सॉइल एक्चुअली जो यही सब चीज़ें ना, यही तो लैंड को बनाती है। कौन कौन सी, सैंड और सॉइल, यही सब चीज़ें तो हमारे लैंड को बनाती है। ठीक है, देखो लैंड इज सीन इन द फॉर्म ऑफ स्टोन, सॉइल एंड बिग रॉक। इट इज नॉट फ्लैट एवरीवेयर, हर जगह फ्लैट नहीं है, कहीं कहीं पहाड़ भी तो है, ये कहीं कहीं पहाड़ भी तो है। अब ऑल टेरेस्ट्रियल एनिमल्स इंक्लूडिंग मैन लिव ऑन द लैंड, मतलब सारे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहाँ पे रहते हैं, लैंड पर। एक्चुअली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का डेफिनेशन भी यही है, द एनिमल्स विच लिव ऑन लैंड आर नोन एज टेरेस्ट्रियल, द एनिमल्स विच लिव ऑन वाटर आर नोन एज एक्वेटिक, द एनिमल्स विच फ्लाई इन द एयर आर नोन एज एरियल। इस तरह सबको क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल के लिए क्या जरूरी है, लैंड। ठीक है, कुछ ऐसे भी हैं जो लैंड मतलब जो जमीन खोद के अंदर रहते हैं, तो उनके लिए भी लैंड चाहिए ना। जो अभी जमीन में गड्ढा करके रहते हैं, जो चूहे हो गए, स्नेक हो गए, तो इनके लिए भी लैंड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लैंड के अंदर रहते हैं लोग। ठीक है, तो इस तरह, और लैंड के और इंपॉर्टेंस है, हमें पेट्रोल डीजल सब कहाँ से मिलता है, जमीन के अंदर समझो मिल रहा होगा, या कोई मिनरल्स ले लो, ठीक है, वो भी जमीन के अंदर से मिलता है। अब पता रहेगा आपको गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, हीरा हो गया, मतलब डायमंड हो गया, कोल के खदान से मिलता है। सब कहाँ, सब जमीन पे है, सबका जो माइंस ओर्स जो है सब जमीन के अंदर ही तो है। तो समझ जाइए अब जमीन या लैंड कितना इंपॉर्टेंस है, सिर्फ सर्वाइवल नहीं, बाकी अदर ऐसा सारी एक्टिविटीज के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो अब यहाँ पे देखो एक लैंड का थोड़ा यहाँ पे वो दिया हुआ है, मतलब ये तो एक्टिविटी के थ्रू दिया हुआ है, पर होता भी ऐसा है। नीचे अगर हम देखेंगे तो नीचे क्या रहता है, बड़ा पत्थर रहता है, उसके पास छोटे पत्थर, उसके पास थोड़ा बारीक पत्थर या सैंड जैसे, फिर उसके ऊपर सॉइल, और उसके ऊपर फिर देखो जो सॉइल रहेगा वो फाइनाइट रहेगा, फिर उसके ऊपर हम जो है उसको लैंड समझते हैं। ठीक है, मतलब नीचे क्या एकदम बिग स्टोन, फिर स्मॉल स्टोन, फिर सैंड, फिर सॉइल। ठीक है, इस तरह से देखो यहाँ पे आ जाओ अभी। तो जो बड़े बड़े स्टोन, एकदम बड़े बड़े स्टोन, उसको बोला जाता है बेड रॉक, उसको बोला जाता है बेड रॉक। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, बेड रॉक। ठीक है, और फिर बेड रॉक के ऊपर जो होता है मतलब कुछ छोटे मोटे रॉक होते हैं, और उसमें क्या सॉइल्स के भी लेयर होते हैं, उसको क्या बोलते हैं,
लेयर ऑफ सॉइल्स एंड स्मॉल रॉक, उसके ऊपर था इमेच्योर सॉइल। इमेच्योर सॉइल मतलब अभी सॉइल अच्छी तरह से बना नहीं है, वो इसमें से समझो बन रहा होगा, इसमें से बन रहा होगा, अभी बताता हूँ अभी चीज़ें मैं। फिर इमेच्योर सॉइल के बाद आ गया अपना सॉइल, और फिर ऊपर आ गया अपना ह्यूमस, ठीक है। अब मैं क्या बोला, सॉइल बनता होगा, इमेच्योर सॉइल मतलब सॉइल बनता होगा, इसका मतलब क्या, सॉइल बनता है, सॉइल फॉर्म होता है, मतलब सॉइल पहले से नहीं था क्या? तो यस, आंसर इज नो, सॉइल बहुत पहले से नहीं था। जो लैंड है, लैंड या फिर जो स्टोन है, उसमें से ही उसको टूट कर सॉइल बनता है। और ये कोई क्विक प्रोसेस नहीं है, ये कोई क्विक प्रोसेस नहीं है, इसको बहुत 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 ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है सॉइल बनने के लिए, मतलब 2.5 सेंटीमीटर के लिए लगभग 1000 से करोड़ ईयर लग जाता है, ठीक है। हम देखेंगे अभी आगे वो भी पॉइंट। तो इस तरह से मतलब ये सॉइल फॉर्म होने में इतना सा टाइम लेता है। अब देखो, इफ द लैंड हैज मैच्योर सॉइल, टॉप मोस्ट लेयर इज फॉर्म बाय डिकम्पोजिशन ऑफ द रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। मतलब जो ये मैच्योर सॉइल होता है मतलब किसको बोलेंगे मैच्योर सॉइल, उसके ऊपर प्लांट और एनिमल्स का रिमेन्स, मतलब सूखी हुई पत्ती, कोई मरे हुए कीड़े रहेंगे, सब चीज़ें रहेंगी, उसमें डिके होंगी, उसमें जाएंगी, उसके वजह से वो सब डिकम्पोज होंगे उसमें, फिर जाके वो जो सॉइल है वो मतलब मैच्योर होता है, उसी को हम बोलते हैं ह्यूमस। देखो ह्यूमस, ठीक है, ह्यूमस समझ रहे हो अभी आप लोग, ह्यूमस क्या होता है? चलो डेफिनेशन आप लोग इसको याद कर लेना। इफ द लैंड हैज मैच्योर सॉइल, द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ इज फॉर्म बाय डिकम्पोजिशन ऑफ द रिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, दिस लेयर इज कॉल्ड एज ह्यूमस, ठीक है, ये ह्यूमस हो गया। अब ह्यूमस के नीचे क्या रहेगा, ठीक है, सॉइल हो गया। अब उसके नीचे क्या रहेगा, समझो सैंड जो रहेगा, या फिर उसको इमेच्योर सॉइल बोल सकते हैं हम लोग। फिर उसके नीचे क्या हो गया, अपना स्मॉल रॉक एंड थोड़ा सॉइल का लेयर रहेगा। फिर उसके नीचे क्या रहेगा, अपना बेड रॉक रहेगा। तो इस तरह से पूरा लेयर बनता है, इस तरह से पूरा मतलब अब सॉइल के लेयर का बताया गया है। मतलब जो लैंड होता है, हम लैंड पढ़ते हैं, एयर वाटर लैंड, तो लैंड के लेयर क्या होते हैं, फिर नीचे बेड रॉक, उसके ऊपर क्या स्मॉल रॉक, और साथ में थोड़ा सॉइल भी। उसके ऊपर क्या रहेगा, तो समझो सैंड वगैरह रहेगा। फिर उसके ऊपर क्या समझ लो, जो सैंड को हम इमेच्योर सॉइल बोलते थे, उसके ऊपर हमारा सॉइल रहेगा। तो ये सॉइल बनने के लिए मतलब बहुत टाइम लगता है। अब आगे देखो, सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन क्या है, तो सॉइल ऑन द लैंड इज फॉर्म बाय नेचुरल प्रोसेस। ये क्या है, नेचुरल प्रोसेस है, मतलब हम या कोई भी इसे बना नहीं सकते, क्या नेचुरल प्रोसेस है। और क्या इसका कैसे बनता है, ये तो अबायोटिक कंपोनेंट रहता है, अबायोटिक कंपोनेंट, जो कि बेड रॉक, तो उससे बनता है। और इसमें और क्या क्या लगता है, हीट, कोल्ड एंड वाटर ऑफ द सन, विंड एंड रेन, ये सब चीजें मिलकर जो बेड रॉक होता है उसको तोड़ता है, छोटे टुकड़े करता है, और टुकड़े करते जाता है, इतने छोटे टुकड़े करता है एकदम फाइनाइट मतलब एकदम फाइन टेक्सचर बन जाता है उसका। तो उसी को हम सॉइल बोलते हैं। फिर क्या आगे, स्टोन, सैंड एंड सॉइल आर फॉर्म फ्रॉम दिस पीसेस। देखो स्टेप वाइज चलो, जो बेड रॉक है, बेड रॉक से क्या हुआ, टूटा क्या बना, उससे स्टोन बना, ठीक है, बड़े बड़े पत्थर से क्या बना, स्टोन बने। फिर स्टोन टूट गया, बना सैंड बना, फिर सैंड से क्या बना, सॉइल बना। इस तरह जाके फिर सॉइल बनता है। सोचो, फिर माइक्रोब्स, वर्म्स, इंसेक्ट जो है वो सब चीज़ें ना इसमें ही पाई जाती है। एक्चुअली बोला ना कि कुछ होते हैं टेरेस्ट्रियल, कुछ होते हैं एक्वेटिक, कुछ होते हैं एरियल, और कुछ होते हैं जो ज़मीन के अंदर गड्ढे खोद के रहते हैं, तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। वो देखो पत्थर तो नहीं खोदेंगे, तो क्या खोदते हैं लोग, ये सॉइल को खोद के लोग इसके अंदर रहते हैं, ठीक है। और देखो 2.5 सेंटीमीटर के लिए है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। मतलब 2.5 सेंटीमीटर थिक सॉइल बनने के लिए 1000 ईयर लग जाता है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कितना स्लो और प्रोसेस है ये, तो कितना इंपॉर्टेंट प्रोसेस होगा ये जो चले आ रहा है, ठीक है। और इसके बाद क्या है, और सॉइल क्या है, ये छोटे टाइम में देखो फॉर्म होने के लिए इसको कितना लगा, 2.5 सेंटीमीटर सॉइल को बनने के लिए कितना लगा, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगे। और इसको डिस्ट्रॉय होने में बहुत कम टाइम लगता है। एक बाढ़ आया तो फ्लड आया, गया, फिर एक हवा का झोंका आया, सॉइल इरोजन हुआ, सॉइल गया। फिर तो इतना इंपॉर्टेंट प्रोसेस, इतना लेंदी प्रोसेस एक शॉर्ट ड्यूरेशन में तहस नहस हो सकता है। तो कैसे कैसे होता है ये देखो, एक तो फ्लड हो गया, फिर स्टॉर्म हो गया, फिर माइनिंग, जो हम खुदाई करते हैं उसमें भी हम सॉइल को थोड़ा गड़बड़ करते, क्या करते हैं एक्चुअली, माइनिंग किए तो फिर क्या करते हैं, पहले छोटा सॉइल निकला, पत्थर निकले, फिर हम क्या डालते हैं ना, पत्थर समझ लो नहीं भी डालेंगे, क्या करते हैं पहले सॉइल नीचे चला जाता है, पत्थर कभी ऊपर आ जाते हैं, या कुछ सॉइल तो नीचे चले ही जाते हैं एक्चुअली। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सॉइल को वेस्ट कर देते हैं, सॉइल क्या हो रहा है, खत्म करते हैं हम इस तरह से। तो फिर वो नीचे का सॉइल आने में कितना टाइम लगेगा, अभी माइनिंग होगा तो समझ पा रहे हो आप लोग ये चीज़ अभी। तो अब क्या इसके लिए, लिविंग थिंग्स के लिए मतलब 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी,
ठीक है। तो जो तीसरी चीज़ क्या है, लैंड। तो लैंड हर चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। एक फॉरेस्ट कहाँ पर है, लैंड पर है। अगर फॉरेस्ट नहीं होता मतलब प्लांट्स वगैरह नहीं होते, तो प्लांट नहीं होता मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं होता, फोटोसिंथेसिस ये भी पढ़ेंगे हम लोग आगे। तो नहीं होता मतलब क्या, प्लांट नहीं, हम नहीं, कुछ होता ही नहीं, मतलब इस तरह का टाइम होता, सिर्फ अगर पानी होता तो इसके लिए तीनों चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तीनों चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ठीक है। अब देखो क्या है, लिविंग थिंग्स यूज लैंड वाटर एंड एयर अवेलेबल ऑन अर्थ एंड सो डज मैन। जितने भी लिविंग थिंग है, किसी भी बात कर लो आप। अब हम बोलेंगे, मैं फिश का एग्जांपल दे चुका आप लोगों को, फिश को भी तीनों चीज़ लगता है, क्योंकि जो उनका जो वाटर है वो भी तो लैंड के ही वजह से टिका हुआ है। इसका मतलब क्या, कोई भी लिविंग थिंग हो, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे बर्ड हो, चाहे ह्यूमन हो, चाहे फिशेस हो, कोई भी हो, कोई इंसेक्ट हो, कोई रेप्टाइल्स हो, कुछ भी हो, इन सब के लिए कोई भी लिविंग थिंग के लिए मतलब क्या इंपॉर्टेंट है, एयर वाटर एंड सॉइल, या लैंड बोलो, एयर वाटर एंड सॉइल, ठीक है। सॉइल मतलब लैंड ना समझने का, डिफरेंस समझ चुके आप लोग, लैंड का सॉइल क्या होता है, बट अगर मैं सॉइल बोला लैंड समझ लो आप, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ सबके लिए इंपॉर्टेंस है। अब सबके लिए इंपॉर्टेंस मतलब हमारे तो इंपॉर्टेंस रहेगा ही, और हमें तो पता ही उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अगर घर पे हमारे एक दिन पानी ना आए तो क्या हालत हो जाती है। अगर हम 2 मिनट नाक बंद करके बैठे हैं, ऐसा बैठो आप 2 मिनट नाक बंद करके, देखो क्या होगा आपके साथ, क्या होगा, आप मरने लगोगे। तो एयर कितना इंपॉर्टेंट है, ज़मीन पर टिके ही हो, उड़ने आता नहीं, टहलने आता नहीं, पानी में रह नहीं सकते टाइम, तो लैंड भी इंपॉर्टेंट हुआ। मतलब एयर वाटर लैंड तीनों चीज़ हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो लाइन बोला ना एक्चुअली, इसको आप समझिए, ये हमारे चैप्टर का समरी है, ठीक है। अब देखो क्या बोला है, द पोर्शन ऑफ दिस रिसोर्सेज दैट आर एक्चुअली पुट टू यूज आर वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द होल अर्थ। हम मतलब ये तो 3 रिसोर्स है ना, इसका पोर्शन तो बाकी के कंपेरिजन में कम है, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन कितना है, 21% है, और नाइट्रोजन 78 था। हमें तो ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए ना, तो ऑक्सीजन इतना कम है। फ्रेश वाटर कितना है, सिर्फ 0.3 है। लैंड कितना 29 है। मतलब 100% में से हम ह्यूमन बींग के लिए समझ लो, हम ह्यूमन बींग, और भी बहुत सारे लोग आते हैं, पर एटलीस्ट हम ह्यूमन बींग चाहे तो सिर्फ 29% है। मतलब 100% में से 29% लैंड हमारे लिए है, और बाकी सारे एनिमल्स के लिए भी है, पर हम अपने लिए बात करें अभी। 0.3 फ्रेश वाटर से हमारे लिए अवेलेबल है, बाकी पता कहाँ गया 99.7%, 21% अवेलेबल है। तो इसके लिए इन सब चीज़ों का इंपॉर्टेंस हमें समझना चाहिए। देखो बहुत स्मॉल प्रोपोर्शन है हमारे लिए अवेलेबल है, तो फिलहाल सफिशिएंट तो है, पर इंपॉर्टेंट भी है। पर सफिशिएंट कब रहेगा, जब वो पॉल्यूट ना हो, तो इसलिए हमें इसको पॉल्यूशन से बचाना है, ठीक है। इन सब तो और क्या करना है, हमें अपनी लालच को रोकना है। अपनी लालच को मतलब कैसा, समझ लो कि भी कोई क्या करता है, अभी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी में अपना घर बना लेता है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी में अपना घर बनाता है, बड़ा आदमी है, रिच पीपल, बड़ी बड़ी ख्वाहिश है, तो क्या किया, वो बड़े प्रॉपर्टी में अपना घर बना लिया। तो इसका मतलब क्या होगा, कहीं ना कहीं गरीब आदमी को रहने के लिए कंजेशन होगा, मतलब कंजेस्ट हो जाएंगे लोग। जैसे कि अभी समझो एक ही घर में कोई झोपड़पट्टी में कोई 10 लोग रहते हैं, और एक बड़े से महल में, एकदम बड़े महल में 2, 3, 4 लोग हैं, तो मतलब इसके लिए हमें हमारी लालच को रोकना चाहिए। मतलब क्यों चाहिए इतना बड़ा, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि नहीं होना चाहिए घर बड़ा, सुंदर होना चाहिए, पर हम उसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट देखो पड़ जाता है गरीब लोगों पर। इसके लिए अगर हम अपनी लालच को रोकेंगे, अगर हम अपनी इच्छाएं, अपनी आकांक्षाएं को अगर हम रोकेंगे, तो उसका फ़ायदा क्या होगा, जिन सब लोगों को वो प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। अभी सफिशिएंट है, बट अगर हम उसको छीनते जाएंगे सबके लिए सफिशिएंट नहीं हो पाएगा वो, ठीक है। वैसे तो एयर को और वाटर को हम कैद नहीं कर सकते, हाँ वाटर भी हम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एयर तो नहीं कर सकते। अब एयर क्या है, वो तो भगवान की देन है, मतलब नेचुरली है वो एयर, मतलब खुदा, भगवान, अल्लाह जो भी हम कह लें, उनकी देन है वो, ठीक है। तो अब क्या एयर सबको मिलते रहेगा, तो एयर के लिए ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, बट कंडीशन क्या है उसके लिए, हमें पेड़ नहीं काटना है। अगर हम इंसान पेड़ काटने लगेंगे तो ऑक्सीजन कम होता है, हमें प्रॉब्लम होने वाला है, तो सारे इंसान पे प्रॉब्लम आने वाला है, वो किसी इंडिविजुअल पे तो नहीं आएगा, ठीक है। तो हमें हमारी इसके ऊपर लालच को बचाना है, हमारे ग्रिड को रोकना है। जब हम हमारी लालच को रोकेंगे, मतलब हम पेड़ को नहीं काटेंगे समझो, तो क्या होगा, हम सबको ऑक्सीजन मिलते रहेगा। इसके बाद ले लो अभी वाटर, तो वाटर क्या करेंगे हम, पानी वेस्ट करते रहेंगे, तो वो भी हार्मफुल हुआ, मतलब उसको भी हमें रोकना है, पानी वेस्ट नहीं करना है, जितना मिनिमम यूज़ करें हम उतना अच्छा है हमारे लिए, ठीक है। फिर लैंड का आपको एग्जांपल दे ही दिया मैंने, लैंड का कैसा है अभी। अब लैंड को देखो, मुझे घर बनाना है अभी, मैं बड़ा आदमी हूँ, चलो मैं क्या करूँ, जंगल काट दूंगा। मैं क्या कर रहा हूँ
किसी जानवरों का राइट्स, किसी जानवरों का हक छीन रहा हूँ मैं, सही ना, जो कि गलत बात है। जानवर कहाँ रहेंगे फिर, जानवर कहाँ रहेंगे, तो ये बहुत गलत चीज़ है। इसके लिए हमें वो भी नहीं करना है। मतलब एयर, लैंड और वाटर के मुकाबले में हम जब भी बात करेंगे, क्या करना है, हमें हमारे ग्रीड को, हमें हमारी लालच को रोकना चाहिए। ठीक है, हमें हमारे लालच को रोकना चाहिए। और क्या देखो अभी क्या दिया यहाँ पे, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के क्या देखो पढ़ते हुए ये क्या दिया हुआ है एक बार। द IMD वॉज एस्टैब्लिश इन 1875 फॉर स्टडिंग द वेदर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। मतलब इंडिया सब कॉन्टिनेंट के लिए IMD है। ठीक है, तो क्या था मेन फंक्शन क्या है इसका, टू स्टडी एंड ऑब्जर्व अबाउट द वेदर एंड टू मेक वेदर फोरकास्ट। मतलब कल बारिश आने वाला है, कल सुबह 3 बजे, परसों सुबह 9 बजे से तूफान आने के चांसेस है। देखो अभी यहाँ पे तूफान आकर गया मुंबई में। तो ये सब चीज़ें जो हैं अभी, तो कौन बताता है हमें, IMD लोग बताते हैं, इनका मेन काम है। तो क्या करता है ये देखो, दिस इंस्टीट्यूट ऑल्सो कंडक्ट रिसर्च रिलेटेड टू चेंजेस इन वेदर, मेक्स फोरकास्ट अबाउट रेन एंड स्टडीज द डेवलपिंग रिलेटेड टू ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग समझो कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड है ये। ठीक है, तो गैस से, एयर से रिलेटेड हो गया। फिर देखो बारिश होगा ये किससे, वाटर से हो गया। और तूफान आएगा, ये नुकसान होगा, वो नुकसान होगा। तो ये समझो हम लैंड से बोल सकते हैं, सबसे बोल सकते हैं। तो ये IMD वालों का ना काफ़ी अच्छा मतलब इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन है, मतलब इन सबको हमें चैतन्य करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा चैप्टर खत्म होता है। अब इस चैप्टर का क्या दिया हुआ, हमने क्या क्या पढ़ा है, तो एक बार यहाँ पे हम शॉर्ट में देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है, द एलिमेंट्स अवेलेबल इन नेचर विच फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब जो चीज़ नेचर में अवेलेबल है और हमारे बेसिक थिंग को, हमारे छोटी छोटी चीज़ों को जो पूरा करता है, उसे हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। और तो 3 इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स क्या थे, एयर, वाटर एंड लैंड। सेकेंड पॉइंट देखो वही है, एयर, वाटर एंड लैंड आर इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। अब थर्ड पॉइंट क्या है, सॉइल हैज बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक कंस्टिट्यूएंट्स। सॉइल के पास क्या है, बायोटिक भी है और अबायोटिक भी है। कैसे, तो अगर आप लोगों को भी याद होगा, देखो डायग्राम जो हमने देखा था, जो यहाँ पे ह्यूमस है वो क्या है, वो बायोटिक है। वो क्या था, बायोटिक, उसमें क्या था, लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स का और प्लांट्स का उसमें पार्ट है, कोई भी ड्राइड पार्ट, डिके पार्ट जो भी हो रहा है, तो वो डिकम्पोज होता है उसमें। तो जो ह्यूमस है वो क्या हो गया, बायोटिक, बाकी सब क्या हो गया, अबायोटिक। इसके लिए बोला गया कि सॉइल कंटेन बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, उसके बाद अभी फोर्थ पॉइंट क्या है, देयर आर मेनी कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर सच एज नाइट्रोजन, कितना परसेंट था ये याद करो, 78, ऑक्सीजन 21, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, इनर्ट गैसेस अभी आर्गन तो 0.9 था, बाकी सब थोड़ा कम थे। फिर वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, ओजोन लेयर क्या था पता ही रहेगा, प्रोटेक्टिव लेयर क्या करता है, ये अर्थ पर यूवी रेस को आने से रोकता है। कौन से यूवी रेस को, हार्मफुल यूवी रेस को। तो उससे क्या होता है, हम ए प्रोटेक्शन देता है ये, मतलब हमें हमारे सेल तक, हमारे बॉडी तक हार्म यूवी रेस ना पहुंचे, तो उसके लिए इसमें इसका कंट्रोल है। उसके बाद क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज शुड बी यूज केयरफुली एंड स्पेरिंगली। मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेज जो भी है उसको लिमिटेड में थोड़ा यूज़ करो, जितना करना चाहिए उतना करो, और केयरफुली यूज़ करना चाहिए, मतलब गंदा नहीं करना है। जैसे कि हमने देखा अभी गाड़ी धुआं छोड़ती है, पॉल्यूशन हो गया, पानी गंदा कर रहे थे हम लोग, लैंड भी गंदा कर सकते हैं ऐसे। तो ये सब चीज़ें ना करें, तो ये सब पॉइंट किसमें है, नेचुरल रिसोर्स शुड बी यूज केयरफुली एंड स्पेरिंगली। तो देखो इस तरह से हमारा साइंस का पहला चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। अब आप लोगों को जो भी डाउट होगा ना, तो वो डाउट यहाँ पर ना पूछ करके आप लोग डाउट हब पर पूछिए, वहाँ पर मैं या कोई और मेंटर या हमारे टीम मेंबर में से आप लोगों को उसका आंसर दे देगा। ठीक है, और आई होप सबको चैप्टर समझ में आ ही गया होगा। अब देखो मैं एक्चुअली ना लेक्चर कुछ इस तरह से लेता हूँ, साइंस का ना भी एक लाइन पढ़ने का मज़ा नहीं आता है। साइंस ना एक लाइन पढ़ने का मज़ा नहीं आता। अभी देखो अगर मैं साइंस में एक लाइन पढ़ते हुए चलूंगा तो ऐसा लगेगा हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम लोग। मैं शायद बात आप लोगों को पहले लास्ट लेक्चर नहीं बोला था, पर वापस सुन लो एक बार, क्या हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं? नहीं, ये हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हम लोग। तो क्या कर रहे हैं, हम साइंस पढ़ रहे हैं। साइंस पढ़ें, साइंस सीखा जाता है, साइंस जाना जाता है, साइंस प्रैक्टिकली किया जाता है। तो इसके लिए हम ऐसे ही पढ़ेंगे, एक पॉइंट्स को देखेंगे हम, मतलब पॉइंट्स का जो टाइटल रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ते हुए चलेंगे। एंड आई विल ट्राई टू कवर ऑल द पॉइंट्स, ऑल द स्टेटमेंट ऑफ द गिवन पॉइंट्स, मतलब गिवन पैराग्राफ। अगर इन केस कुछ छूट भी गया ना तो आप लोग उसको पूछिए यहाँ पर, और जो छूटेगा ना आप लोग आराम से समझ जाओगे। फिर भी नहीं समझ में आ रहा होगा तो अपना डाउट आप लोग डाउट हब पर पूछिए, वहाँ पर मैं इसका आंसर आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से हम साइंस के बाकी सारे चैप्टर भी पढ़ेंगे। तो फिर अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे द लिविंग वर्ल्ड इन नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है,
नेक्स्ट लेक्चर हम क्या पढ़ेंगे, लिविंग वर्ल्ड। तो चलो एक बार हम क्या था नेचुरल रिसोर्सेज क्या पढ़े हम वो एक बार फटाफट बोलो मेरे साथ में, बस 2 मिनट में अभी हम क्विक रिवीजन करेंगे। तो नेचुरल रिसोर्सेज, लिविंग थिंग्स, और वो चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है उससे हमें नेचुरल रिसोर्सेज बोला, मतलब द थिंग्स वी गेट फ्रॉम नेचर एंड आर यूजफुल फॉर आवर सर्वाइवल आर नोन एज नेचुरल रिसोर्सेज। और सबसे 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट क्या थी, एयर, वाटर, लैंड। तो चैप्टर में हमने वही चीज़ें पढ़ा, ठीक है। तो एयर में क्या था, चलो रेशियो याद करें सबका। तो एयर में क्या था, नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 21, और क्या था इसके अलावा आर्गन 0.9, फिर 0.1 में बाकी अदर गैसेस थे, जिसमें से भी 0.03 तो अपना कार्बन डाइऑक्साइड हो गया था, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हमने पढ़ा था, ये हाँ ये पॉइंट रहा अपना। फिर इसके बाद हमने कुछ पॉल्यूशन भी के बारे में पढ़ा था कि एयर पॉल्यूशन क्या होता है। फिर इसके बाद हमने वाटर के बारे में पढ़ा था। तो वाटर में अभी सी एंड ओशन का कितना था, 97% था। ग्राउंड वाटर, आइस एंड वाटर कितना था, 2.7 था। मतलब हमारे पीने के कितना अवेलेबल है, 0.3%। हमारे पीने के कितना अवेलेबल था, 0.3%, ठीक है। फिर इसके बाद हमने इसका भी पॉल्यूशन देखा, किस तरह से पॉल्यूशन हो रहा है, कंपनी से आ रहा है, फिर गाड़ी से आ रहा है यहाँ पे, फिर खेत में गंदा पानी जा रहा है, ये लोग गंदे पानी में नहा रहे हैं, खुद भी गंदे हो रहे, पानी भी गंदा कर रहे हैं, मतलब इस तरह से कुछ था। फिर इसके बाद हमने सॉइल देखा। तो सॉइल में देखना 2.5 सेंटीमीटर थिक सेंटीमीटर ऑफ सॉइल के लिए हमें 1000 ईयर्स लग जाता है, और वेस्ट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। फ्लड आया वेस्ट हो गया, तूफान आया वेस्ट हो गया, माइनिंग किया वेस्ट हो गया, इस तरह से वेस्ट हो जाता है। और ये जो सॉइल है, जो एयर और वाटर है वो अबायोटिक है, पर जो सॉइल है वो बायोटिक भी है, वो अबायोटिक भी है। तो बायोटिक कैसे था वो, क्योंकि उसमें प्लांट का ड्राइड पार्ट और फिर एनिमल्स का समझो डिकिंग पार्ट उसमें डिकम्पोज होते हैं, इसके लिए वो बायोटिक हो गया। और उसमें सैंड, रॉक्स, बेड रॉक, ये सब चीज़ें आ जाती हैं, तो इसके लिए ये अबायोटिक हो गया। तो सॉइल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अबायोटिक एंड बायोटिक, हमने ये भी पढ़ लिया था। फिर इसी के साथ हमने ओजोन गैस भी पढ़ा था हमने, अगर याद होगा आप लोगों को। तो ओजोन गैस और क्या था वो, तो प्रोटेक्शन देने वाला था। फिर हमने एक IMD करके हमने पढ़ा था। और तो इस तरह से पूरा चैप्टर हमारा खत्म होता, फिर हमने उसको समरी कर लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, और आप लोगों का होमवर्क है, यू हैव टू रीड, यू हैव टू लर्न, you have to understand this first chapter very clearly. But still, if you will have any doubt, you have to ask your doubt and clear your doubt on Doubt Hub. I or my team member will give your doubt, will give you answer, and we hope that you all have understand this chapter. Okay, thank you and take care.